वी हैड स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 1, राइट? लास्ट टाइम हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था. एवरीबडी रिमेम्बर्स? यस टीचर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड. कहाँ तक हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? वी हैड सीन एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, राइट? सो वी आर गोइंग टू मूव अहेड आफ्टर एविडेंसेस. वी आर गोइंग टू मूव अहेड आफ्टर एविडेंसेस. क्या है? कोई मुझे बता सकेगा एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में क्या क्या एविडेंसेस है? व्हाट आर द एविडेंसेस इन एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन? नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हिच इज एनाटॉमिकल एविडेंस. एनाटॉमिकल एविडेंस के बारे में देखते हैं. नाउ व्हेन वी सी एनाटॉमिकल एविडेंस, इसमें आपको जो ये पिक्चर्स दिख रहे हैं ये भी हो गया था हमारा. अंशिका सिंह, ये हो गया था बेटा? हो गया था. ओके, ऋषिका गुप्ता, ये भी यस हो गया मैम. था. हम लोग को सारे थर्ड लोगों वन था. ऑर्गन्स. ओके, हम यस. लोग को स्टार्ट करना है ये वेस्टिजियल ऑर्गन से, राइट? यस मैम. यस मिस. ओके, अभी नाम में क्या समझ में आ रहा है? वेस्टिजियल. वेस्टिजियल मतलब क्या होगा? द वन विच इज अंडर डेवलप्ड, डीजेनरेटेड और विच इज यूजलेस, जो बॉडी में यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द वेस्टिजियल ऑर्गन्स. सो डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड useless organs of organisms are called as vestigial organs. So जो अपने बॉडी में हैं बट कैसे है वो? दे आर अंडर डेवलप्ड, मतलब वो डेवलप नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ हमारे पास टेल बोन है बट वी डू नॉट हैव अ टेल लाइक अ मंकी, सो इट इज अंडर डेवलप्ड. सो डीजेनरेटेड, अंडर डेवलप्ड, यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जो ऑर्गन्स कैसे यूजलेस ऑर्गन्स है, ऑर्गेनिजम्स के यूजलेस ऑर्गन्स. जैसे हमारे बॉडी पे हेयर है बट वो हमारे लिए ठंडी से बचाने के लिए थोड़ी है. जैसे एनिमल्स की बॉडी में जो बाल है वो क्या प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम कोल्ड. एंड बर्ड्स के बॉडी पे फर है. सो हमारी बॉडी में जो हेयर है वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स में ही काउंट करेंगे बिकॉज दे आर यूजलेस ऑर्गन्स. अभी अपने कान देखो, कान. कान हम लोग क्या डॉग की तरह मूव कर सकते हैं? यू नो, डॉग एक सो रहा होता है, अचानक से उसको आवाज आती है, वो अपने कान उठा के देखता है कौन आया, किधर से आया, पता है आपको? सो वो डॉग में वो ईयर ना यूजफुल है. अपने कान हम लोग ऐसे मूव करते हैं क्या? पीछे से आवाज आए तो ऐसे कान मूव करके देखते हैं क्या? नहीं ना. सो अपने बॉडी में जो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, अंडर डेवलप्ड, डीजेनरेटेड और यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, what are they called as? They are called as vestigial organs. Now if you can see on the screen, यहाँ पे बोला गया है डिफाइन करो vestigial organs and write the names of some vestigial organs. कहाँ पे? in human body. vestigial organs के नाम बताने हैं जो प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में. सो पहले डिफाइन करना है वेस्टिजियल ऑर्गन्स. व्हाट वुड यू डिफाइन एंड हाउ वुड यू डिफाइन? व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स? व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स? एनीबॉडी प्लीज, somebody unmute their mic and tell me what are vestigial organs. Vestigial organs are degenerated or underdeveloped useless organs of organisms. उनको क्या बोलेंगे हम? vestigial organs. Yes, Akansha, kindly repeat the definition please. Akansha, can you hear me? Okay, she cannot hear me. मेरी आवाज आ रही है? Yes, miss. ओके, दिविशा. दिविशा बेटा मुझे बताइए फटक से वेस्टिजियल ऑर्गन का डेफिनेशन बोलिए. Degenerated or underdeveloped useless organs of organisms are called as vestigial organs. वेरी 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 नाइस दिविशा, थैंक यू सो मच. उसको वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलेंगे. अभी क्वेश्चन क्या पूछा है? राइट द नेम्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स. मतलब अपने बॉडी के ऐसे कौन से ऑर्गन्स है जो यूजलेस है, जो यूज नहीं आते. सो ऐसे कौन से ऑर्गन्स है जो यूज नहीं आते? तो राइट द नेम्स ऑफ सम वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड उनका क्या बोला गया है? गिव दी, राइट द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स इन विच दे आर फंक्शनल. मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन्स के नाम पूछे हैं और फिर ये भी बोला है बताओ कौन से ऑर्गन्स में वो फंक्शनल है, कौन से ऑर्गन्स में वो फंक्शनल है वो बताना है आपको. ठीक है, अभी हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे विथ कौन से है वेस्टिजियल ऑर्गन्स. आपको इस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है? फर्स्ट फर्स्ट डायग्राम किसका दिख रहा है? ऑफ द ईयर मसल्स. सो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया ना, जो ईयर मसल्स है वो कैसे है? वेस्टिजियल है. वो किस में फंक्शनल है? दे आर फंक्शनल इन एनिमल्स लाइक डॉग वगैरह, उनमें फंक्शनल है. फिर दूसरा सेकेंड वाला आपको डायग्राम कौन सा दिख रहा है? इट इज द डायग्राम ऑफ विजडम टीथ.
किसका डायग्राम है? विजडम टीथ का। वो हमारी बॉडी में नॉन फंक्शनल, इट इज फंक्शनल। मतलब अभी हमें आती है अक्कल वाली दाढ़, बट अक्कल वाली दाढ़ आने से अक्कल नहीं आती। ओके, अक्कल वाली दाढ़ और अक्कल का कोई संबंध नहीं है फिलहाल। टेल बोन, अपने पास टेल नहीं है लाइक अ मंकी, बट अपने पास टेल बोन है। सो वी डू नॉट हैव अ टेल लाइक अ मंकी, बट वी हैव अ टेल बोन। टेल बोन है। सो ये जो आपको दिख रहा है थर्ड डायग्राम, टेल बोन कॉकेक्स, दैट टेल बोन कॉकेक्स वो भी कैसा है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्लियर है सबको? ओके अभी पहला है, देखो फर्स्ट आपको एग्जांपल दिख रहा है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स किधर प्रेजेंट है वो देखते हैं। अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमंस, दिख रहा है ये डायग्राम आपको क्लियरली? यस और नो? Yes, miss. Yes. Yes, ma'am. सो अपेंडिक्स जो अपनी बॉडी में कैसा है? नॉन फंक्शनल है अपेंडिक्स। दिस अपेंडिक्स इज नॉन फंक्शनल इन आवर बॉडी। वो किसमें फंक्शनल है? इट इज फंक्शनल किसमें? इन कैटल, आपको पता है गाय भैंस, उनमें ये फंक्शनल है। किसके लिए? फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। सो ये कहाँ पे प्रेजेंट दिख रहा है? ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन। कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे प्रेजेंट है। सो व्हाट इज देयर फंक्शन? देयर फंक्शन इज डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। अभी ये जो गाय भैंस है ना, इन लोग क्या खाते हैं? घास खाते हैं। आप में से कोई खाता है क्या झाड़ी पत्ती या कुछ ऐसा कच्चा पत्ता तोड़ तोड़ के झाड़ से कोई खाता है? यस दर्शन? No, miss. ओके सो हम लोग कैसा फूड खाते हैं? हाउ डू वी ईट? विच काइंड ऑफ फूड वी ईट? वी ईट कुक्ड फूड, राइट? सो जब ये स्टोनेज मैन था ना, स्टोनेज मैन वो क्या करता था? वो झाड़ी पत्ती पहनता था और भूख लगने पर उसी को तोड़ के खाता था। तो उनमें दिस अपेंडिक्स वॉज फंक्शनल उन लोग में। बट जैसे एज द मैन स्टार्टेड ईटिंग कुक्ड फूड, अभी मैन क्या करता है? मैन इज ईटिंग व्हाट? कुक्ड फूड। सो बिकॉज मैन इज ईटिंग कुक्ड फूड नाउ, दिस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो दिख रहा है आपको, कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो दिस अपेंडिक्स हैज बिकम व्हाट? दिस अपेंडिक्स हैज बिकम नॉन फंक्शनल। सो पहला अपेंडिक्स कहाँ पे प्रेजेंट है? बताओ क्या समझ में आया डायग्राम देखिए। इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, it is present at the junction of small intestine and large intestine. कहाँ पे present at the junction of small intestine and large intestine? So let us see the answer. End में आप सब मुझे बताने वाले हो, ठीक है? So this is our first example of appendix. This is the first example of appendix. Second one is muscles of the ear pinna. जो अपने कान है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? Muscles of the ear pinna, which are useless to humans. Humans को useless है, but what they are useful. किसको useful है? They are useful for monkeys for movement of their ear pinna. उनके movement of the ear pinna के लिए useful है। They are useless to humans, but they are useful किसमें? मंकीज में यूजफुल है फॉर मूवमेंट ऑफ देयर ईयर पिन्ना। इसके मूवमेंट के लिए मूवमेंट ऑफ द ईयर पिन्ना। अभी थर्ड वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा बोला हुआ है उन्होंने? टेलबोन कॉकेक्स। टेलबोन कॉकेक्स किसमें यूजफुल है बोलो? इट इज यूजफुल इन टेलबोन कॉकेक्स किसमें यूजफुल है बोलो? इट इज यूजफुल अगेन इन मंकीज फॉर मूवमेंट ऑफ द टेल। हाँ या ना? Yes, ओके miss. फोर्थ वाला विजडम टीथ, अक्कल वाली दाढ़। उसके बाद में फिफ्थ वाला आपको दिख रहा है बॉडी हेयर। दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ये सब ह्यूमन बींग्स की बॉडी में हैं, बट सब कैसे हैं? ऑल आर व्हाट? ऑल आर व्हाट? Useless. वेरी गुड। ऑल आर यूजलेस मतलब सब क्या है? वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अभी मुझे बताओ, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आई शो यू द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये रहा अपना क्वेश्चन। डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स, राइट द नेम ऑफ सम ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी जो वेस्टिजियल है। और क्या बोला गया है?
राइट द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स इन विच दीज ऑर्गन्स आर फंक्शनल। कौन से ऑर्गन्स में ये फंक्शनल है वो बताने बोला है। सो आप इसके आंसर कौन बताएगा मुझे। फर्स्ट कौन सा बताएंगे हम लोग। फर्स्ट विल बी, बोलो फर्स्ट कौन सा पढ़ा हमने, अपेंडिक्स। सेकंड Ear pinna. Muscles of ear pinna. ऑफ द ईयर पिन्ना, वेरी गुड। थर्ड वन कौन सा था। और tailbone. टेलबोन कॉकेक्स। फोर्थ वन Wisdom teeth. वेरी गुड, विजडम टीथ। और फिफ्थ वाला बॉडी हेयर। Body तो ये सब, hairs. तो ये आंसर आपको समझ में आया कैसे लिखना है। आई कैन सी ओनली सम पीपल स्पीकिंग। आकाश अधावे, आकाश अधावे, आकाश अधावे, आकाश अधावे। ओके, नो प्रॉब्लम्स। विल मेक, मैडम यहाँ से आपको कॉल कर देंगे आपके घर पे, फिर आप बात करना, नो प्रॉब्लम। जॉयसन, जॉयसन, Yes, बेटा यू अंडरस्टूड विच आर दी वेस्टिजियल ऑर्गन्स। yes. ओके, थैंक यू। Okay. ओके, अभी आई वुड बी आस्किंग ज्योतिका। ज्योतिका आप मुझे बताओ अपेंडिक्स का लोकेशन क्या था। इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ डैश एंड डैश। किसके जंक्शन पे प्रेजेंट था। large intestine or small intestine to इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड small intestine. ओके, क्लियर है सबको ना। ओके, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना फॉसिल्स। अभी फॉसिल्स वर्ड का मीनिंग क्या है। अभी कोई भी नेचुरल कैलामिटी होती है, जैसे कि अर्थक्वेक हुआ, फ्लड आया या तो वॉल्केनो आया, तो उससे क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट वी विल से बहुत सारे ना जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना, वो क्या हो जाते हैं, वो बरी हो जाते हैं, दे गेट बरीड इनटू द अर्थ because of natural disasters like floods, earthquake and volcanic eruptions. उनके वजह से क्या हो जाता है, these are getting buried in the earth. So फिर उसके बाद में जब भी हम लोग ऐसे जमीन खोदेंगे ना, जमीन खोदेंगे तो क्या दिखता है उनका, रेमिनेंट एंड इम्प्रेशन। रेमिनेंट एंड इम्प्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड। मतलब जब भी जमीन खोद के देखा तो हम लोग को क्या दिखा, जमीन खोद के देखा तो हम लोग को उनका दिख रहा है। आपको एक फोटो दिख रहा है, आप ये फोटो में देखोगे तो क्या दिख रहा है फोटो में। सो आपको ये पिक्चर में, मेरे को ये पिक्चर को बड़ा करती हूँ तो आपको दिखाई देगा। सेकेंड पिक्चर थोड़ा बड़ा है इसमें, वेट आई विल शो यू। ये पिक्चर में आपको फर्स्ट में क्या दिख रहा है, शेल्फ दिख रहा है। सेकेंड में क्या दिख रहा है आपको, एनिमल के बोन्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसको फॉसिल बोलेंगे। फॉसिल वर्ड का मतलब क्या है, जो भी हमने जमीन खोदने के बाद हम लोग को दिखाई दिए मिले, दोज आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स मर गए और कहाँ पे बरी हो गए, दे गॉट बरीड कहाँ पे, इन दी अर्थ। एंड जब भी हम इनको खोदते हैं जो हम लोग को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज फॉसिल्स। क्लियर है सबको, यस और नो। फॉसिल्स Yes. वर्ड, ओके, Yes. 1 मार्क का Yes. वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है। प्लीज फॉसिल्स का डेफिनेशन पढ़ो। व्हाट इज द आंसर फॉर फॉसिल्स। तो आंसर जब भी आपको लिखना है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम ईयर। आंसर विल स्टार्ट फ्रॉम ईयर। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यू टू, बरीड मतलब जमीन के नीचे धस जाते हैं। ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शंस। और उनके जब भी हम लोग को रेमिनेंट, रेमिनेंट मतलब क्या होता है, जो हड्डी वड्डी मिलना होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज रेमिनेंट। ओके, पीसेस मिलते हैं, दोज आर कॉल्ड रेमिनेंट। रेमिनेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, रिमीन्स एंड इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मतलब उनके छाप। तो रेमिनेंट एंड इम्प्रेशंस ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड। ये जमीन के नीचे क्या हो जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको। आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो या मैं स्क्रीनशॉट्स लेके मैम को भेजूं।
यस, आप लोग आंसर्स की स्क्रीनशॉट ले रहे हो? इसका क्वेश्चन है व्हाट इज फॉसिल्स। इसके पहले वाले का किसी ने लिया था पिक्चर, वेस्टिजियल ऑर्गन्स का लिया था? नहीं लिया था, ओके। कोई कुछ बोल रहा है? So large number of organisms get buried due to disasters like flood, earthquake, volcano. जब भी इनके रेमिनेंट मतलब छाप, रेमिनेंट मतलब रिमेन्स जो हड्डी वड्डी है, दैट इज कॉल्ड एज रेमिनेंट, एंड impression of such organisms remain preserved underground, they are called as fossils. So ये इसका आंसर का क्वेश्चन है व्हाट इज fossils, एंड उसका आंसर मैंने वहां पे मार्क कर दिया है। नाउ which question we are talking about, अभी जो मैंने करवाया वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। ओके दिविशा, आपने लिया था इसका स्क्रीनशॉट? नहीं लिया तो आपने भी, ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करवाया है मैंने आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद में हम लोग कौन सा करने वाले हैं? अभी क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 समझा आप लोग को? यस और नो? नाउ Yes. क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 रीड करके देखो क्या दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करके देखो एक बार क्या दिख रहा है आपको इसमें। हाउ विल यू डिटरमाइन द एज ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स डेड है उनका एज कैसे बताएंगे हम लोग? हाउ विल यू डिटरमाइन द एज ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो मतलब जो भी डेड हो गए प्लांट्स और एनिमल्स उनका हम लोग एज कैसे बताएंगे? सो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। किसको कंपेयर करना पड़ेगा? लिविंग और डेड को। सो हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या देखने वाले? वी आर गोइंग टू सी द रेशियो ऑफ, हम लोग क्या देखने वाले? वी आर गोइंग टू सी द रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12 इन देयर बॉडी। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू सी, अभी देखो नॉर्मल हमारी बॉडी में कौन सा कार्बन है? नॉर्मल हमारी बॉडी में जो कार्बन प्रेजेंट है, व्हाट इज दैट? दैट इज कार्बन, जो अपने बॉडी में नॉर्मल कार्बन है प्रेजेंट, दैट इज कार्बन 12। कौन सा कार्बन है? कार्बन 12। यहाँ पे हम लोग रेडियो एक्टिव कार्बन यूज करने वाले हैं। व्हाट इज रेडियो एक्टिव कार्बन? रेडियो एक्टिव कार्बन इज कार्बन 14। so what are we going to do? We are going to measure the radio, we are going to see the ratio of normal carbon and the ratio of carbon 14 and carbon 12 in their body. So ऐसे हम लोग देखने वाले हैं। लेट अस सी द आंसर, जिससे हम लोग एज फाइंड आउट करेंगे, एंड वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पेलेंटोलॉजी। इसको कार्बन डेटिंग मेथड बोलते हैं। एंड जब ये फॉसिल्स का स्टडी कर रहे हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? पेलेंटोलॉजी। अभी जमीन से, सपोज फॉर एग्जांपल जमीन खोदी, जानवरों की हड्डी मिली, उसका एज पूछा। अच्छा ऐसे आपको मालूम है डायनासोर बोलते हैं ना, ये 2000 साल पहले थे डायनासोर, या 5000 साल पहले थे, तो वो कैसे मालूम पड़ा? इट इज बिकॉज क्या देखा गया था? व्हाट वाज सीन वाज कार्बन डेटिंग मेथड से उसका एज फाइंड आउट किया था। हाउ वाज द एज डिटरमाइंड बाय यूजिंग विच मेथड? कार्बन डेटिंग मेथड। क्लियर है? यस और नो? इट इज Yes. यूज। Yes. ओके Yes, आप ma'am. लोग, आप लोग ने ये देखा है केव्स वगैरह में ऐसे लिखा हुआ रहता है, और देर आर फोटोज ऑफ सम पीपल। सो आपको पता है ये जमीन खोदने पर अगर कोई बुक मिली जिसमें संस्कृत या तो कोई और लैंग्वेज में लिखा है, जब भी उसकी स्टडी करनी है कितने साल पहले का है, तो दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रोपोलॉजी। सो ये कार्बन डेटिंग मेथड पहले कहाँ पे यूज करेंगे वो देखो। दिस carbon dating method is used in paleontology and anthropology। paleontology में यूज होता है और एंथ्रोपोलॉजी में यूज होता है। क्या डिटरमाइन करने के लिए? एज। किसका एज? ह्यूमन फॉसिल्स का एज एंड मैन्यूस्क्रिप्ट का एज। आपको पहले ये समझा? पेलेंटोलॉजी
किधर यूज होगा? इट विल बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग द एज. किसका? एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स. किसका एज देखेंगे हम लोग? ह्यूमन फॉसिल्स. एंड एंथ्रोपोलॉजी किसका एज फाइंड आउट करेंगे? मैन्यूस्क्रिप्ट. अभी जब भी ये स्टडी किया पेलेंटोलॉजी तो क्या देखा गया? इट वाज सीन दैट जो वर्टिब्रेट्स है ना, वर्टिब्रेट्स, दे हैव स्लोली ओरिजिनेटेड. किससे ओरिजिनेट हुए? फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स किससे स्लोली ओरिजिनेट हुए? फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स. अभी सबसे पहले व्हाट इज पेलेंटोलॉजी एंड व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, द मीनिंग वी आर गोइंग टू सी दैट. अभी नॉर्मल हमारी बॉडी में कौन सा कार्बन है बोला गया है? कार्बन 12 है. ठीक है, मैंने क्या बोला? नॉर्मल अपनी बॉडी में कौन सा कार्बन है? कार्बन 12. तो एक बार अगर प्लांट और एनिमल मर जाए, प्लांट या तो एनिमल मर जाता है, तो जो कार्बन कंजम्पशन है ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स वो स्टॉप हो जाता है आफ्टर देयर डेथ. उनके डेथ के बाद क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है. जो नॉर्मल कार्बन 12 है ना अपनी बॉडी में, उसका कंजम्पशन स्टॉप हो जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ द प्लांट और एनिमल. आफ्टर द प्लांट एंड एनिमल. एंड किसका डिकेइंग प्रोसेस चालू होता है? कार्बन 14 का. पहले ये कॉन्सेप्ट समझ के लो. नॉर्मल कार्बन अपनी बॉडी में वो कौन सा है? जो नॉर्मल कार्बन अपनी बॉडी में है, विच इज दैट कार्बन? दैट इज कार्बन नंबर 12. वो कौन सा 12. कार्बन है? कार्बन 12. तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं, यूज करने वाले कार्बन 14. क्या यूज करने वाले हैं? कार्बन 14. यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले? कार्बन 14 करने वाले हैं. अभी कार्बन 14 से क्या समझ में आता है? वो चेक करने वाले हैं रेशियो किसका? ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 14 का बॉडी में. अभी सी कोई भी कार्बन है उतने पे ही स्टॉप हो जाएगा. करेक्ट? और तो कार्बन ऐड नहीं हुआ ना. अभी क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, बॉडी में कार्बन कहाँ से आया? तो जब भी फॉर एग्जांपल हम लोग खाना खाते हैं तो क्या खा रहे हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट्स. जो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है. प्रोटीन्स खा रहे हैं. सो वो सबके अंदर कार्बन है. यस और नो? सो दैट इज वाई अपनी बॉडी के अंदर कार्बन 12 है. वी हैव कार्बन इन आवर बॉडी विच इज कार्बन 12. यहाँ पे लिख रही है नॉर्मल कार्बन 12 है जो अपनी बॉडी में है. ये कैसा है? कार्बन 12 ये नॉन रेडियो एक्टिव है. कैसा है ये नॉन रेडियो एक्टिव है. हम लोग कौन सा कार्बन यूज करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू यूज कार्बन 14. कार्बन 14 कैसा है? कार्बन 14 हम लोग यूज करेंगे. जो कार्बन 14 कैसा होता है? कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव. सो एक बार ऑर्गेनिज्म मर जाए तो उसका जो कार्बन कंजम्पशन है वो स्टॉप हो जाता है. फर्स्ट पॉइंट एक बार देखो सब लोग अच्छे से. कार्बन कंजम्पशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टॉप्स आफ्टर देयर डेथ. आफ्टर डेथ तो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है. एंड दी सिंस देन किसका प्रोसेस चालू हो जाता है? जो डीकेइंग प्रोसेस है. किसका डीकेइंग प्रोसेस? ऑफ कार्बन 14 ऑकर्स कंटिन्यूअसली. सो कार्बन 14 का डीकेइंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. मतलब कार्बन 14 जो रेडियो एक्टिव है वो उसका डीकेइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है. अभी जब भी डेड बॉडीज देखेंगे ना प्लांट्स और एनिमल्स का, तो ये रेशियो फिक्स नहीं रहता. क्या होगा? जो कार्बन 12 है वो कांस्टेंट रहेगा. बट कौन सा चीज कम 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 होता जाएगा? कौन चीज है जो कम होता जाएगा? जल्दी बोलो. कौन डीके होगा? कार्बन 12 कार्बन 14 होगा. कार्बन 14 डीके होगा. कार्बन 14 विच इज रेडियो एक्टिव, उसका डीकेइंग प्रोसेस चालू रहेगा. तो यहाँ पे रेशियो लेते, किसका रेशियो लिया जाएगा? we'll take the ratio of कार्बन 14 एंड कार्बन 12 का रेशियो लेंगे. किसका रेशियो लेंगे? कार्बन 14 एंड कार्बन 12 का बॉडी में लेंगे. कार्बन 14 कैसा है? कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव एंड कार्बन 12 इज नॉन रेडियो एक्टिव. सो डीकेइंग प्रोसेस किसका होगा? द डीकेइंग प्रोसेस विल टेक प्लेस ऑफ कार्बन 14. सो कार्बन 14 का डीकेइंग प्रोसेस होगा. तो ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं रहेगा. ये वैल्यू क्या होगा? दिस वैल्यू विल डिक्रीज. ये वैल्यू का फर्क आता जाएगा. ठीक है, तो ये जो वैल्यू मिलेगा उसको कंपेयर करेंगे विद चार्ट. जो आंसर मिलेगा, जो ये रेशियो का आंसर मिला ना, किसका रेशियो का आंसर? कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो का जो आंसर मिलेगा. सपोज एक वैल्यू मिला, सपोज 3 पॉइंट समथिंग मिला, सपोज जैसे एग्जांपल 3.2. तो फिर वो चार्ट देखा जाएगा. चार्ट 3.2 वैल्यू मतलब ये ऑर्गेनिज्म कितने पहले मरा है वो समझ आ जाएगा. अंडर
करते क्या है, जो बॉडी में रेशियो किसका कार्बन करेगा, दैट विल बी ऑफ कार्बन 12, उसका रेशियो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। किसका वैल्यू चेंज होगा, वैल्यू चेंज किसका होगा, यस ट्राई करो, किसका वैल्यू चेंज होगा, कार्बन 14, वेरी गुड, कार्बन 14 का वैल्यू चेंज होगा। तो अभी हम लोग इसका इधर रेशियो किसका लेने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक द रेशियो ऑफ, रेशियो किसका लेंगे हम लोग, वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12, और उससे जो वैल्यू मिलेगा उससे क्या समझ में आएगा, ओके उससे जो वैल्यू मिलेगा ना, उससे ये समझ में आएगा कितने टाइम पहले ये प्लांट और एनिमल का डेथ हुआ था, द टाइम पास्ट, ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द टाइम पास्ट since the death of the plant or animal can be calculated, कैसे कैलकुलेट करेंगे, by measuring the radioactivity of carbon 14, पहले कार्बन 14 का रेडियो एक्टिविटी देखेंगे क्या है, एंड बाद में रेशियो देखेंगे कार्बन 14 और कार्बन 12 का वैल्यू देखेंगे, और ये दोनों वैल्यू से क्या समझ में आएगा, कितने साल पहले ये ऑर्गेनिज्म मरा है या कितने साल पहले ये ऑर्गेनिज्म जिंदा था, सब समझ में आएगा। इस करके इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। वी आर नॉट टेकिंग कार्बन ऑन अ डेट, बट ये कार्बन यूज करके हम लोग को मालूम पड़ेगा कितने साल पहले ये ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई थी। यस और नो, समझा है या नहीं। ये थर्ड सेंटेंस जो आपको स्क्रीन पे फर्स्ट सेंटेंस दिख रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सेंटेंस। ओके ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया सबका, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, द टाइम पास्ट सिंस द डेथ ऑफ द प्लांट और एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग, क्या मेजर करने वाले हम लोग, द रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 and we are going to see the ratio of carbon 14 and carbon 12 in their body। तो दो चीज देखने वाले, पहला चीज क्या, किसका रेडियो एक्टिविटी देखने वाले, रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14, बोलो क्या देखने वाले सबसे पहले, radioactivity of carbon 14, सेकेंड क्या देखने वाले, रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12 प्रेजेंट इन देयर बॉडी, रेशियो लेंगे ऊपर कार्बन नीचे का, रेशियो ऑफ कार्बन 14 टू कार्बन 12 प्रेजेंट इन देयर बॉडी। ये मेथड को क्या बोला जाता है, दिस मेथड इज कॉल्ड, दिस मेथड इज कॉल्ड Carbon dating. वेरी गुड, कार्बन डेटिंग मेथड इज यूज्ड इन डैश एंड डैश, Paleontology and anthropology. के ऋषिका वेरी नाइस। और कोई क्यों नहीं बोलता, प्रणित आंसर करो, ये कार्बन डेटिंग मेथड कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, आकांक्षा कैन यू हियर मी, आकांक्षा, ओके आकांक्षा इज ऑल्सो नॉट लिसनिंग, चलो देखते हैं एक मिनट कौन कौन नहीं सुन रहे हैं। आकाश अधावे आप सुन रहे हो, आकाश अधावे, आकाश अधावे, ओके नॉट लिसनिंग। ज्योतिका, Yes, ma'am. ओके इतनी जल्दी जवाब दे रहे देखो। प्रणित, ठीक है, ये जो मेथड है इससे क्या समझ में आया हम लोग को, जो वर्टिब्रेट्स है दे हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स, मतलब सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स आया और बाद में उनसे कौन डेवलप हुआ, वर्टिब्रेट्स हैव डेवलप्ड किससे, फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। डिफरेंस क्या है बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, जिसके पास रीढ़ का हड्डी है व्हाट इज दैट कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रेट, एंड जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है दोज आर कॉल्ड एज इनवर्टिब्रेट्स। सो सबसे पहले कौन आए, इनवर्टिब्रेट्स, और बाद में उससे कौन डेवलप हुआ, वर्टिब्रेट्स। ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये फिगर आपको बाय हार्ट करना है क्योंकि इसके बगैर नेक्स्ट आंसर नहीं आएगा। इसमें क्या दिख रहा है, सबसे नीचे, सबसे नीचे कौन है, इनवर्टिब्रेट्स, सबसे नीचे कौन है, इनवर्टिब्रेट्स, उसके बाद में कौन है, पाइसेस, फिर एम्फीबिया आएगा, फिर कौन आएगा, रेप्टाइल्स, देन बर्ड्स, और कौन आएगा, मैमल्स। इसमें एक स्टोरी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो, स्टोरी क्या है। सबसे पहले ना ऑर्गेनिजम्स इनवर्टिब्रेट्स थे, फिर पानी में आए सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स, पानी में आए मतलब कौन है, मच्छी, दैट वांटेड टू कम ऑन लैंड,
तो वो मच्छी कहाँ पे आ गई, जमीन पे आ गई, तो क्या बन गया, एम्फीबिया। पाइसेस के बाद तुरंत कौन आएगा, एम्फीबिया। कौन आएगा, एम्फीबिया। देन उसके बाद में तो क्या बन जाएंगे, रेप्टाइल्स। क्या बन जाएंगे, बनने, तो क्या हो गया, एव्स। एंड लास्ट हमारे पास क्या है, मैमल्स। तो कौन सा ऑर्डर है हमारे पास, वी हैव पाइसेस, वी हैव एम्फीबिया, वी हैव रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स आएंगे विच आर कॉल्ड एज एव्स, एंड लास्ट में कौन आएगा, मैमल्स। लास्ट में कौन आएगा, मैमल्स। ये ऑर्डर एक बार कोई बोल के बताओ, दर्शन एक बार ऑर्डर बोल के बताओ, इनवर्टिब्रेट्स, स्पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स। बोलो ये वाला ऑर्डर। Invertebrates, Pisces, Amphibia, Reptiles, Aves, Birds, Mammals. वेरी गुड। और कौन बोल सकता है इसी की तरह, दिविशा, ज्योतिका, कोई बोल सकते हैं, बोलो बेटा बोलो। Invertebrates, spices, amphibia, reptiles, mammals, apes, birds. ओके, सो वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अभी आपको ये एरा भी पढ़ना है, जो पेलियोजोइक एरा है, मीजोजोइक एरा है, कोलियो सेनोजोइक एरा है। तो उनको क्या बोलते हैं, देखो फर्स्ट पेलियोजोइक एरा क्या है, पेलियोजोइक एरा। फिर क्या आएगा, मीजोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा में कौन कौन आ रहा है, अगर आपको पूछा जाए पेलियोजोइक एरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, तो देख के क्या बोलोगे आप लोग, बोलो। Invertebrates, Pisces, Amphibia, वेरी गुड। मीजोजोइक, बीच में, मिडल में, मीजोजोइक में कौन आ रहा है, reptiles, ओके। सेनोजोइक एरा, birds, aves, mammals. ओके। आपको ये समझ में आया रीजन, ये एव्स और मैमल्स साथ में क्यों लिखे, व्हाई दे आर रिटन टुगेदर, रीजन समझ में आया, क्यों लिखे साथ में। Yes. व्हाई, बिकॉज वो कौन सा एरा है, सीनोजोइक एरा। एंड मीजोजोइक एरा मतलब क्या होगा, मीजोजोइक मतलब वो मिडल में है, तो कौन आ रहा है उसमें, रेप्टाइल्स। ओके, ये देख के तो कोई भी बोल सकता है। ऋषिका, ऋषिका Yes, miss. बेटा ऑर्डर बताओ मुझे, इनवर्टिब्रेट्स के बाद कौन आएगा, Pisces, Amphibia, उसके बाद reptiles, aves, birds, mammals. ओके वेरी नाइस, बिना देख के बोला आपने। Yes, miss. ओके वेरी नाइस, बिना देख के बोला है तो। लेट अस मूव अहेड। ये जो आपको फिगर पे दिख रहे हैं, तीन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, राइट। कौन से हैं वो, डक बाइल्ड प्लैटिपस दिख रहा है, लंग फिश दिख रहा है, और थर्ड कौन सा है, पेरीपैटस। थर्ड कौन सा है, पेरीपैटस। सो दिस इज द आंसर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन क्या है उसका, कनेक्टिंग लिंक। कौन सा देख रहे हैं हम लोग, कनेक्टिंग लिंक। अभी मैं एक एक के बारे में सिखा रही हूँ। पहले पहले मैं ना ये डक बाइल्ड प्लैटिपस के बारे में सिखा रही हूँ, डक बाइल्ड प्लैटिपस। अभी ये डक बाइल्ड प्लैटिपस है ना, ये क्या करता है, ये ना ले एग्स करता है, इट लेज एग्स। ये क्या करता है, लेज एग्स करता है, लाइक रेप्टाइल्स, इट लेज एग्स लाइक रेप्टाइल्स। इसकी तरह लाइक रेप्टाइल्स, इट लेज एग्स लाइक रेप्टाइल्स। मतलब जैसे सांप हो या तो छिपकली, उसकी तरह ले एग्स करता है, इट लेज एग्स लाइक रेप्टाइल्स। बट इसके पास ग्लैंड्स के पास प्रेजेंट है, मेमोरी ग्लैंड्स है, जिससे छोटे बच्चे मम्मी का दूध पीते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेमोरी ग्लैंड्स। इट हैज गॉट मेमोरी ग्लैंड्स लाइक मैमल्स।
these are called as mammary glands. Mammary glands है like mammals. So क्या समझ में आ रहा है? ये जो डक बाइल प्लाटिपस है कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है? बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, क्योंकि इसमें दोनों भी कैरेक्टर्स हैं। किसके दोनों भी कैरेक्टर्स हैं? रेप्टाइल्स के हैं, और किसके कैरेक्टर्स हैं? मैमल्स के हैं। इसको हम लोग रेप्टाइल्स में बोलेंगे या मैमल्स में बोलेंगे? जल्दी बोलो। विल वी कॉल देम एज रेप्टाइल्स और विल वी कॉल देम एज मैमल्स? हम लोग ना इसको रेप्टाइल्स में बोलते हैं, ना इसको, नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं बोलते। इसको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। सो ऑर्गेनिज्म लाइक डक बाइल प्लाटिपस, वो क्या करता है? एग्स ले करता है, किसकी तरह? लाइक रेप्टाइल्स। एंड उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स है विच इज फीडिंग यंग वंस लाइक मैमल्स. So this duck-billed platypus is a connecting link between reptiles and mammals. Okay. तो mammals have evolved from reptiles. इससे क्या समझ में आता है? जो mammals जो कि evolved हुए, they have evolved from, mammals have evolved from reptiles. क्या समझ में आता है? Mammals have evolved from reptiles. क्योंकि बाद में मैमल्स आए ना, पहले रेप्टाइल्स है ना. सो मैमल्स किससे आए? फ्रॉम रेप्टाइल्स. लेट अस मूव टू द सेकंड वन. यस और नो? सेकंड वन इज लंग फिश. इट इज अ फिश. लंग फिश क्या है? फिश है, बट इट इज ब्रीदिंग थ्रू लंग्स. किससे ब्रीथ कर रहा है? थ्रू लंग्स. लंग से कौन ब्रीथ करता है? एम्फीबियंस ब्रीथ करते हैं. कौन ब्रीथ करते हैं? एम्फीबियन. मतलब वो फिश है जिसके पास एम्फीबिया के भी प्रॉपर्टीज हैं. इसके प्रॉपर्टीज हैं एम्फीबिया के. सो हम लोग क्या बोलेंगे? जो एम्फीबिया है ना, एम्फीबिया, दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम पाइसेस. अभी मैंने आपको ऑर्डर सिखाया ना. क्या सिखाया ऑर्डर? इनवर्टिब्रेट्स, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, और क्या सिखाया? मेमेलिया. ये Yes, please. तो इससे क्या समझ में आ रहा है? बोलो. एम्फीबियंस कहाँ से इवॉल्व हुए? एम्फीबियंस हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम, amphibian have been evolved from fishes which is spices. उससे इवॉल्व हुए. तो हमारे दो एग्जांपल्स देख लिए हमने. फर्स्ट इज डक-बाइल प्लैटिपस, सेकंड कौन सा? लंग फिश. अब ये जो थर्ड एग्जांपल दिख रहा है आपको, पेरीपैटस, दिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा. किसके बीच में कनेक्टिंग? एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा. एनालिडा मतलब अर्थवर्म फैमिली एंड आर्थ्रोपोडा कॉकरोच फैमिली की. It is showing a connecting link between Annelida and Arthropoda. So तीनों में कनेक्टिंग लिंक है. किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है? डक बाइल्ड प्लैटिपस के बीच में क्या है? मैमल्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स. लंग फिश में क्या बोलेंगे हम लोग? दैट एम्फीबियंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम फिशेस. एंड पेरीपैटस मतलब दे हैव अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा. क्लियर है सबको? अभी आंसर देखिए हम लोग. ओके, लेट अस सी द फर्स्ट आंसर. सो इसमें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कनेक्टिंग लिंक वो दिया हुआ है. सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनमें क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है. सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय व्हिच दे कैन बी रिलेटेड इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स. किसमें रिलेट कर सकते हैं उनको? टू डिफरेंट ग्रुप्स में. जैसे एग्जांपल हम लोग ने अभी क्या लिया? डक बाइल प्लैटिपस. वो कौन से टू ग्रुप्स में लिंक्ड है? बोलो. डक बाइल प्लैटिपस कौन से दो ग्रुप्स में लिंक्ड है? reptiles and mammals. Mammals and reptiles. वेरी नाइस दर्शन. सेकेंड वाला मैंने बताया था लंग फिश, वो कौन सा था? Amphibia and fish. दर्शन मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? दर्शन आवाज आ रही है बराबर? Yes, miss, अभी आ रही है. अभी आ पहले रही है ना? ब्रेक बीच में होती ब्रेक थी. हो रही थी ना? हाँ, ब्रेक हो रही थी ना. ओके, अभी नहीं ब्रेक होगी, टेंशन मत लो, पक्का.
अभी ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये किसका डायग्राम है? इट इज ऑफ पेरीपैटस। किसका डायग्राम है? पेरीपैटस। अभी पेरीपैटस के पास बॉडी कैसे है? उसका बॉडी ना सेगमेंटेड बॉडी है। कैसा बॉडी है उसका? सेगमेंटेड बॉडी है। सो ये दिख रहा है आपको, ये लाइन सेगमेंटेड बॉडी। और मैंने बताया सेगमेंटेड बॉडी मतलब ऐसा बॉडी पे लाइंस है। किसकी तरह लाइंस है? लाइक अर्थवर्म। जैसे अर्थवर्म की बॉडी पे लाइंस है ना, वैसे इसकी बॉडी पे भी लाइंस है। सो व्हाट दे हैव सेगमेंटेड बॉडी। दे हैव गॉट थिन क्यूटिकल। थिन क्यूटिकल मतलब पतला सा लेयर है बॉडी पे। दे हैव सेगमेंटेड बॉडी, दे हैव थिन क्यूटिकल। ये इनके पैर दिखाई दे रहे हैं आपको? दीज लेग्स आर नथिंग बट दे आर पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स। ये जो लेग्स दिख रहे हैं ना आपको, ये लेग्स नहीं है। व्हाट आर दे आर पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स। क्या प्रेजेंट है? पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स are present. So they have segmented body, thin cuticle and parapodia like organs are present. क्या present है? Parapodia like organs are present. So ये जो कैरेक्टर्स है ना, कौन से 3 कैरेक्टर्स? एक बार बोल के बताओ तीनों कैरेक्टर्स प्लीज। बोलो एक बार। सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल, पैरापोडिया लाइक। बोलो। Segmented body, thin cuticle, Thin parapodia like cuticle and parapodical like organs. पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स। आकाश, आकाश अदावे बोलोगे? सो ये जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं ना आपको, सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स, दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ एनालीडा। कौन से फैमिली के हैं? एनालीडा। एनालीडा वर्ड का मतलब क्या होता है? एनालीडा मतलब अर्थवर्म। दीज कैरेक्टर्स आर द कैरेक्टर्स किसको? बिटवीन एनालीडा, अर्थवर्म फैमिली के हैं। एनालीडा मतलब अर्थवर्म फैमिली। अभी आर्थ्रोपोडा फैमिली का क्या क्या है इसके पास? मैं रेड कलर में मार्क कर रही हूँ। आर्थ्रोपोडा फैमिली का जो कॉकरोच फैमिली है ना, दैट इज आर्थ्रोपोडा फैमिली। दे हैव गॉट ट्रेकियल रेस्पिरेशन which means they breathe through the trachea, and they have open circulatory system. Open circulatory system means their blood is flowing in open spaces. So according to them, they have the characters of arthropoda like tracheal respiration and open circulatory system, which is similar to arthropods. किसको सिमिलर है? टू आर्थ्रोपोड्स। सो क्या है? जो पेरीपैटस है वो कनेक्टिंग लिंक है। पेरीपैटस किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है? पेरीपैटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालीडा एंड आर्थ्रोपोडा। किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है? बिटवीन एनालीडा एंड आर्थ्रोपोडा। सो बताओ मुझे, एनालीडा के कौन से कैरेक्टर्स है? जल्दी से याद करो। सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स। और आर्थ्रोपोडा के कौन से कैरेक्टर्स है? जल्दी बोलो। Yes, tracheal respiration, and they have open circulatory system, which is the character of arthropoda. So this shows that peripatus is a connecting link between annelida and arthropoda. किसके बीच में connecting link है? Between annelida and arthropoda. अंशिका सिंह, annelida के 3 कैरेक्टर्स बताओ एक बार बेटा। अंशिका सिंह, अंशिका सिंह, Yes, ma'am. एनालीडा के 3 कैरेक्टर्स बताओ बेटा। एनालीडा फैमिली के 3 कैरेक्टर्स बता दो। ओके, यू डू नॉट नो। Parapodia like organs. हम्म, Thin, cuticle, thin cuticle and and ओके, वॉइस ब्रेक हो रही। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? मेरी वॉइस बराबर आ रही है? yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, बोलो। Characters like a segmented body, thin cuticle, and parapodia like organs. ओके, और आर्थ्रोपोडा के कौन से कैरेक्टर्स हैं? Arthropoda
हम्म, आर्थ्रोपोडा की बोलो। Track, tracheal respiration and circulatory system. ट्रेकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, वो किसके लिए System. सिमिलर है? दैट इज सिमिलर टू, Arthropods. so this peripatus indicates connecting link किसके बीच में, between annelida and arthropoda. Thank you so much. किसने बोला? ये अंशिका ने बोला ना? Yes, ma'am. अंशिका बहुत अच्छा बोला आपने, वेरी नाइस। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल आने वाला है ना, वो कौन सा है? देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सी डक बाइल्ड प्लाटिपस। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया डक बाइल्ड प्लाटिपस के बारे में। क्या बता दिया? इट लेज एग्स किसकी तरह, लाइक रेप्टाइल, एंड उसके अंदर क्या है, शोज रिलेशनशिप विद मैमल्स टू। मैमल्स की जैसा इसके पास क्या है, इट हैज गॉट मेमोरी ग्लैंड्स एंड क्या है उसके पास, हेयर। सो इट इज लेइंग एग्स लाइक रेप्टाइल्स, but it is showing relationship with mammals too. mammals के साथ क्या relationship है? It has got memory glands and hair. तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है mammals have evolved किससे? from reptiles. mammals have evolved from reptiles. ये sentence यहाँ पे है देखो, mammals are evolved from reptiles. and lungfish is a fish. lungfish क्या है? fish, but किससे breathe करते हैं? they breathe through the lungs. किससे ब्रीथ करते हैं? थ्रू दी लंग्स। लंग फिश इज अ फिश बट ब्रीथ थ्रू दी लंग्स। सो उससे क्या समझ में आ रहा है? दैट एम्फीबियंस हैव इवॉल्व किससे? फ्रॉम फिशेस। एम्फीबियंस किससे इवॉल्व हुआ? एम्फीबियंस हैव इवॉल्व फ्रॉम, किससे इवॉल्व हुआ? एम्फीबियंस दे हैव इवॉल्व फ्रॉम फिशेस। क्लियर है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके, सो ये अपना नेक्स्ट आंसर रहेगा कौन सा? ये कनेक्टिंग लिंक का है। सो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ आप लोग का होमवर्क क्या क्या है। आप लोग को क्या क्या होमवर्क में है वो बता देती हूँ मैं एक बार। ये आंसर किसका है पता है आपको? कनेक्टिंग लिंक का है। कनेक्टिंग लिंक का डेफिनेशन अगर आपको पूछा तो आप क्या लिखोगे? व्हेन ओनली डेफिनेशन इज आस्क्ड दैट टाइम यू विल राइट दी फर्स्ट 3 लाइन्स। क्या लिखोगे? खाली फर्स्ट 3 लाइन्स लिखोगे। एंड जब भी आपको पूछा जाएगा पूरा शॉर्ट नोट ऑन कनेक्टिंग लिंक, अभी आप जब एक्सरसाइज में देखोगे तो पूरा शॉर्ट नोट पूछा गया कनेक्टिंग लिंक के ऊपर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखोगे क्या है तो उसके हिसाब से आप लोग लिखोगे शॉर्ट नोट पूछा है या पूरा आंसर पूछा है। सो दिस इज कनेक्टिंग लिंक जो आपको लिखना है। और फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बोलेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है नेक्स्ट वाला, ये डेटिंग का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। पेलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, पेलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, इसका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिख रहा था ना, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ विल यू डिटरमाइन द एज ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है उसका एज कैसे डिटरमाइन करोगे? तो उसका आंसर क्या है? ये वाला आंसर है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये उसका आंसर है। दिस इज द आंसर फॉर व्हाट? दिस इज द आंसर फॉर, अभी आप लोग को क्वेश्चन लिखवाने की जरूरत है मुझे? क्या आपको क्वेश्चंस पता है? डू यू ऑल नो दी क्वेश्चंस या क्वेश्चंस भी लिखूं मैं? आप लोग को पता है क्वेश्चंस के? बताना पड़ेगा। पता है। पता है ना? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारा आज का? व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड गिव एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट आर फॉसिल्स। वो क्वेश्चन का भी पेज में भेज रही हूँ। फिर उसके बाद में व्हाट आर फॉसिल्स, फिर हाउ विल यू डिटरमाइन द एज ऑफ, एज कैसे डिटरमाइन करोगे आप ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड फिर लास्ट वाला जो अभी हमने किया वो कौन सा है? लास्ट वाला जो अभी हमने किया वो क्या है? वेरी गुड, दैट इज कनेक्टिंग लिंक। तो आपको सबका आंसर्स भेज देंगे, मैंने विद्या मैम को भेज दिया है, तो विद्या मैम आपके ग्रुप में भेज देंगे। तो आपको आंसर्स मालूम है क्वेश्चन और आंसर्स का क्या करना है? क्लियर है? यस और नो? मैंने ना वो जो होमवर्क क्वेश्चंस लिखे हैं ना उसमें 6, 7, 8 है। 9th वाला मैंने पढ़ाया नहीं है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे ना एक लिख रही हूँ आज का आपका क्वेश्चन, जो आज आपको करने हैं ना वो वाले मैं लिख रही हूँ।
यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप लोग कॉपी कर सकते हो। ठीक है, हम लोग ने ये किया, हाउ विल यू डिटरमाइन द एज। इसके बाद में मैंने कौन सा बताया था आप लोगों को? इसके बाद नेक्स्ट वाला कौन सा था अपना? अपना था कनेक्टिंग लिंक था। कौन सा था? कनेक्टिंग लिंक। राइट अ नोट ऑन कनेक्टिंग लिंक, राइट अ नोट ऑन कनेक्टिंग लिंक। सो राइट अ नोट ऑन कनेक्टिंग लिंक। तो 4 आंसर्स है आपको होमवर्क के लिए। फाइन, आप लोग अपना होमवर्क लिख के सबमिट कर देना एंड प्लीज पढ़ना भी है। आपको मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी, ओके? नेक्स्ट टाइम आई वुड बी आस्किंग यू ऑल्सो। आप लोग प्लीज इसको पढ़ना भी है लिख के। एवरीबडी विल स्टडी ऑल्सो। कुछ डाउट है किसी को? नो। चलो चलो देन फिर बाय ऑल। आपको वो समझा है ना क्वेश्चन नंबर 6 का, वेस्टिजियल ऑर्गन्स का? डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स, गिव एग्जांपल, एंड वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 था शायद। तो वो क्वेश्चन वैसा एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मीट यू ऑल नेक्स्ट टाइम। बाय। ये पढ़ के रखना नेक्स्ट वीक, ओके एवरीबडी? बाय ऑल।